व्हाट इज केमिस्ट्री? क्या जानते हैं आप केमिस्ट्री के बारे में? कुछ हद तक सही है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो लिखिए, पेन कॉपी स्टार्ट करिए, फिर समझाएंगे भी। केमिस्ट्री is the branch of science which deals with composition, structure and properties of matter। जब लिख लिए आप लोग, लिखें। इसको डिटेल में एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा पूछना चाहेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस क्या समझते हैं आप? आते हैं उसके बाद केमिस्ट्री के पोर्शन पे। साइंस क्या होता है, क्या समझते हैं आप? साइंस होता क्या है? कुछ भी जो आपको लगे बताएं हमें, ताकि हमें पता तो चले आप सोचते क्या है क्या साइंस के बारे में। सराउंडिंग्स के बारे में जानना, और जानना किस तरीके से जानना? कोई अगर कुछ कहा, मान लिए, देखा, उस पर यकीन कर लिए, किस तरह से जानना? चलिए मैं आपको समझाता हूं। एक वर्ड आता है ऑब्जर्व, और एक वर्ड आता है सी। सुने होंगे, देखना है। ऑब्जर्व का मतलब भी देखने के सेंस में ही होता है। अंतर क्या है? सपोज करिए इस रूम में कई तरह के साउंड आ रहे हैं, आपके कान पे कई तरह के साउंड के वाइब्रेशन हो रहे होंगे, लेकिन आप सिर्फ ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? मेरी बातों, समझ रहे हैं बातों को? अभी आपके आंख के रेटिना पे कई तरह के इमेज बन रहे होंगे, लेकिन अभी आप फोकस किस पे कर रहे हैं? मेरे फेस पे, कि सर क्या बोल रहे हैं। बातों को समझ रहे हैं आप? तो ऑब्जर्व करना क्या है? अगर आप किसी चीज को नोटिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नोटिस कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व। आप बुक जब भी पलटाएंगे, चाहे एनसीईआरटी चाहे किसी भी टेक्स्ट बुक को पलटाएंगे, तो वहां पे जनरली आपको साइंस के बुक में ये मिलेगा, वी कैन ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व वर्ड मिलेगा, सी वर्ड नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बातों को? ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा? आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो नोटिस कर रहे हैं उसमें। क्लियर है ये? सपोज मैं एग्जांपल से अगर समझाऊं, साइंस को अगर समझाऊं, तो देखिए, सपोज इस रूम में एक मक्खी है, ठीक है? अब आपने उस पर ऑब्जर्व करना शुरू किया, नोटिस करना शुरू किया कि ये मक्खी आखिर कर क्या रही है। तो पहले आपने देखा कि मक्खी उड़ रही है मक्खी, ये कोई मक्खी है, मक्खी उड़ रही है, ठीक है? उड़ रही है। तो अगर आपको साइंस समझना है, साइंस होता क्या है, तो पहले, सबसे पहले आपको पहला स्टेप जो करना होगा, वो करना होगा ऑब्जर्व। क्या करना होगा? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या किया? कि मक्खी उड़ रही है। दूसरा,
ये साइंस की सीढ़ियां हैं। साइंस को समझने के लिए आपको इन सीढ़ियों से होके गुजरेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आपने ऑब्जर्व किया कि मक्खी उड़ रही है। अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? कि ये मक्खी उड़ क्यों रही है? अब आपके दिमाग में ये आया कि मक्खी उड़ क्यों रही है। अब आप एक हाइपोथेसिस देंगे। क्या देंगे आप? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक तरह का अनुमान लगाएंगे आप। क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। क्या अनुमान लगा रहे हैं? कि मक्खी उड़ क्यों रही है। आपने बोला, किसी ने कहा कि मक्खी इसलिए उड़ रही है। अभी तो आपको पता होगा कि विंग्स के बाद मैं आ रहा हूं वन बाय वन स्टेप पे। किसी ने कहा कि मक्खी इसलिए उड़ रही है क्योंकि कोई स्टिंग है, कोई धागा बंधा हुआ है और इसको, जैसे आप फिल्मों के शूटिंग वगैरह में देखते होंगे, हीरो जंप मारता है, आपको दिखाता है जंप, लेकिन अगर बिहाइंड द सीन देखेंगे तो उसके पीछे रस्सी वगैरह लगा रहता है। देखे हैं कभी बिहाइंड द सीन सीरियल वगैरह के, मूवी वगैरह के शूटिंग कैसे होता है? जैसे हीरो जंप मारता है तो क्या होता है? रस्सी बंधे हुए होते हैं, उससे वो कहीं उसको उठा के कहीं रखा जाता है और एडिटिंग में क्या करता है कि रस्सी गायब कर दिया जाता है। ऐसा होता है, समझे? हीरो जंप नहीं मार देगा एक मंजिल से दूसरे मंजिल पे, तो उसको रस्सी के थ्रू क्या करता है? लटका के इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है ना। और एडिटिंग में क्या करेगा? रस्सी हटा दिया जाएगा, आपको लगेगा कि उड़ गया हीरो, ठीक है, जंप मार दिया। तो किसी ने कहा कि ये मक्खी इसलिए उड़ रही है कि उसी तरह का शूटिंग चल रहा है, किसी ने धागा बांध दिया है और मक्खी को यहां से उठा के वहां पे रखा। एक आपने अनुमान लगाया। पहले तो ऑब्जर्व किया कि मक्खी उड़ रहा है, फिर आपने क्वेश्चन पूछा कि ये मक्खी उड़ क्यों रहा है, फिर आपने क्या किया? आपने अनुमान लगाया। क्या किया आपने? अनुमान लगाना मतलब गेस किया आपने। क्या किया? हाँ, क्या? कि मक्खी को किसी रस्सी के थ्रू इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। कोई बोला कि नहीं सर, हो सकता है इसके पास एक माइक्रोजेट हो, विमान हो, जिस पे बैठ के मक्खी उड़ जाती होगी। अब यहां गेस लगाया जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? चौथा स्टेप, अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट। अब आप क्या किए? एक्सपेरिमेंट। अब कई सारे मक्खियों को आप नोटिस कर रहे हैं, तो आपने पाया कि अच्छा, जब मक्खी बैठ रही है ना तो दोनों पंख मुड़े हुए हैं, जब मक्खी उड़ रही है तो उसके विंग्स फ्लाई हो रहे हैं ऐसे ऐसे। समझ रहे हो बातों को? तो जब मक्खी उड़ रही है तो देख रहे हैं कि विंग्स उसके फरफरा रहे हैं। आपने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे मक्खियों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब जो आप इन चीजों को देखे कि मक्खी उड़ इसलिए रहा है क्योंकि इसके विंग्स एयर में मूव कर रहे हैं। अब आपने जो बोला, कि हाँ ये मक्खी इसलिए उड़ रही है क्योंकि विंग्स मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, अब आप जो बोलिएगा वो कहलाएगा थ्योरी। समझ रहे हैं बातों को? अब आपने जो रिजल्ट दिया और उस रिजल्ट के बेसिस पे आपने जो कहा वो क्या कहलाएगा? थ्योरी। समझ में आया? हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस पता चला? आपने ऑब्जर्व किया, सवाल पूछा कि यह ऐसा हो क्यों रहा है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने जो कहा शुरुआती दौर में बिना एक्सपेरिमेंट के, वो क्या कहलाएगा? हाइपोथेसिस। फिर आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, एनालिसिस किए, फिर उसके बाद जो आपने कंक्लूजन बताया वो क्या कहलाएगा? थ्योरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट है? तो अगर इन प्रोसेस से होके आप गुजर रहे हैं तो आप एक साइंटिफिक वे को फॉलो कर रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? क्लियर है? ये क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, और तुम्हारा? क्लियर है दोनों को? तो साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी। क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं वापस से। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है
जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? मैटर का। क्लियर है ये? ठीक है। मैटर क्या होता है? यस, वेरी गुड। देखिए, अगर हम यूनिवर्स की बात करें, किसकी बात करें? यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से मिलके बना है। कितने चीजों से मिलके बना है? दो चीजों से। पहला मैटर, जिसको आप मेटेरियल बोल लीजिए, सब्सटेंस बोल लीजिए दूसरे भाषाओं में। साइंटिस्ट लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मैटर। और दूसरा एनर्जी। पूरा यूनिवर्स किन दो चीजों से मिलके बना है बताओ? अरे गुमसुम रहने के पैसे मिलते हैं क्या? मैटर एंड एनर्जी। पूरा यूनिवर्स किससे मिलके बना है? मैटर एंड एनर्जी। क्लियर है ये? कोई डाउट है तो पूछना है, हिचकिचाना नहीं है। क्लियर है? ठीक। इससे पहले कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? आप लोग का बायो है या मैथ है? बायो है। ठीक, बायो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक। हाँ, तो पेशेंस रखना है। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगूंगा रूम घर पे जाने के बाद कि आप 3 घंटा पढ़िए केमिस्ट्री, 5 घंटे पढ़िए। मिनिमम आपको 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट तो दे सकते हो या वो भी नहीं दे सकते? दे सकते हो ना 15 मिनट? आधा एक घंटा तो रील स्क्रॉल करने में चला जाता है आजकल के जनरेशन में, है कि नहीं? देखते हैं यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम? नहीं, अच्छी बात है, यूज भी नहीं करना चाहिए। यूट्यूब देखते हो? हाँ, तो 15 मिनट निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 15 मिनट। किसके लिए? फिलहाल केमिस्ट्री के लिए। जो भी आपको लिखवाया जाएगा रूम पे जाके उसको रिवीजन करना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। क्लियर है? ठीक। तो यूनिवर्स कितने चीजों से मिलके बना है? दो चीजों से। कौन कौन? मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पे आपको लंबा डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल हम अब समझते हैं किसको? मैटर। तो इसका ये लिख लीजिए, फिर इस मैटर का डेफिनेशन। तुम्हारा नाम भूल गए हम, क्या बताई थी? हेलो, नाम क्या बताई तुम? साक्षी। क्लियर है साक्षी? समझ में आ रहा है? स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है तो बता देना कि सर ये फास्ट हो गया, या थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, स्लो चल रहा है। अभी आपको 9th के ही चीजें चलेंगी, अभी रिलेट किया जाएगा उसको, धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की तरफ मूव होंगे हम लोग। ठीक है? आप लोग सीबीएसई से ही थे दोनों? ठीक। ये वो वाला मैटर नहीं है जो स्कूल में आप लोग करके आते हैं, कांड हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, मैटर कर लिए, समझ रहे हैं? हाँ, तो मैटर के बारे में लिखिए। लिखिए उसमें, मैटर इज डिफाइंड एज, लिख दूं यहाँ पे बोर्ड पे या बोलूं तो चलेगा? लिख दूं? चलो, लिख लिया? क्या लिखे हो डेफिनेशन? हाँ है, वेरी गुड, अच्छे हो। तुम भी लिख ली? हाँ तो लिख लो। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैज मास एंड टेक्स up some space
तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन वाली जो क्वालिटी है अपने अंदर इम्प्रूव करनी है। समझ रहे हैं बातों को? जैसे बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि एप्पल गिरा, न्यूटन ने देखा, उसके बेसिस पे ग्रेविटी का डेवलपमेंट हुआ। अगर वो नॉर्मली देखता तो आज शायद आपका सिलेबस कम हो जाता, लेकिन उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। समझ रहे हो बातों को? तो डिफरेंस है। हाँ, मैटर के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डालिए। कितने टाइप होते हैं? हाँ नहीं, वो तो कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं आप शायद। सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाँ, लिक्विड, सॉलिड, गैस। लेकिन नहीं नहीं, अभी अभी नहीं लिखना है। इसके हम क्लासिफिकेशन करेंगे हम दो बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? पहला, फिजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम बोलेंगे कि मैटर के, वैसे तो आप लोग सुने होंगे प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, वो सुने हैं कुछ? कोई बात नहीं, फिलहाल आपके सिलेबस में है तीन: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कितने तरह के? तीन तरह के। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इससे तो आप फेमिलियर होंगे। और इसके बेसिस पे हम एक बोलेंगे प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्योर एंड मिक्सचर। कितने क्लासिफिकेशन है मैटर के? केमिकल वाले, केमिकल क्लासिफिकेशन कितने हैं? दो। कौन कौन? बोलो। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने हैं? तीन: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी 12th में पढ़ेंगे। 12th में आप जब जाएंगे तो मैं यहां लिखता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। द सॉलिड स्टेट के नाम से एक चैप्टर आएगा, उसमें इसमें डिटेल से एनालिसिस पढ़ना है आपको। ये भी आपको 12th में पढ़ना है। एक चैप्टर आएगा पूरा इस पे, सॉल्यूशन कह के चैप्टर आएगा। ये आपको 11th में पढ़ना है। कौन सा? गैस वाला पोर्शन। और वो आपको चैप्टर आएगा द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें आपको पढ़ना है आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में। दिख रहा है? समझ रहे हैं आपको? ये आपको 12th का पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट के नाम से आएगा। ये पढ़ेंगे आप। तीसरे नंबर पे चैप्टर आएगा, कौन सा? सॉल्यूशन के नाम से। और ये पढ़ेंगे आप 11th में। एक चैप्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा क्या? द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर है? ठीक है। उसमें आप आइडियल गैस, रियल गैस, पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा सा इस पे। अगर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, सॉलिड, लिक्विड, ये पहले आप टेबल बना लीजिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है चैप्टर।
चैप्टर का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब देखता हूं कि आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जाए। वाटर जैसे है, जो हम पानी पीते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? H2, वेरी गुड। आइस का क्या होता है जब उसको फ्रीज कर देते हैं? अच्छा, और वेपर का? हाँ, ये कह रही है O2 हो जाएगा, और आप क्या कह रहे हैं H2O ही रहेगा, यही ना, या कुछ और होगा? आइस का क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? आइडिया नहीं। तीनों का वही रहने वाला है, तीनों क्या रहने वाला है? H2O ही। तो डिफरेंस कहां है, ये लिख चुके हैं आप? चलिए समझते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल है, क्या है ये? वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो सॉलिड में जो होंगे, सॉलिड में वो एकदम आपस में क्लोज क्लोज जुड़े रहेंगे। तो इसको क्या बोल देंगे? सॉलिड, आपस में चिपके हुए हैं। क्लियर है ये? तो इसी को अगर हम थोड़ा पढ़े लिखे की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे, तो यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बेहद कम, समझ रहे हो? गैप क्या है? कम है, आपस में चिपके हुए। अगर हम लिक्विड की बात करें, किसकी बात करेंगे? लिक्विड की, तो इसके बीच के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? इंटर मोलेकुलर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या बोलेंगे? इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस। सॉलिड के कंपेयर में ज्यादा हो चुका है, समझ रहे हो बातों को? तो वो कौन से फेज में चला गया? लिक्विड फेज में। और अगर गैस है तो ये तो और दूर दूर पे होगा। क्लियर है ये? तो है तो वही H2O ही है ना, ये मॉलिक्यूल कौन से हैं? H2O के ही हैं। अंतर कहां है? अंतर है इनके बीच के डिस्टेंस का, जिसे हम इंटरमोलिकुलर क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्लियर है ये? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ ना तो बोल। हाँ, बोलने का टेक्स्ट थोड़े ना लगता है। अरे घर का मास्टर समझें, बेझिझक डाउट पूछना है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो बताना है कि सर हाँ ये हाँ समझ में नहीं आया मुझे। ओके, कुछ भी घर लेके नहीं जाना है डाउट, ठीक है? हाँ, डरना नहीं है। हाँ, शकल से भरे थोड़ा खतरनाक लग रहे होंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, ठीक है? तो मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो एटम भी हो सकता है। सॉलिड में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा वो? कम, एकदम आपस में चिपके होंगे, टेंस टू जीरो होंगे। एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में क्या हो जाएगा? वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। और गैस में और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तभी तो अगर गैस के बीच में दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, तभी आप दो गैस को इजीली आप मिक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? गैप है। जैसे इस रूम में मान लीजिए हमने परफ्यूम डिओ वगैरह छिड़का,
तो क्या होगा, तुरंत वो क्या होगा, फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि जो हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड से जो एयर बना हुआ है, उसके बीच में क्या है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से किसी अदर पार्टिकल्स को जगह मिल जाता है इजीली। समझ रहे हो? वही इसके कंपेयर में लिक्विड में डिस्टेंस क्या है, कम है। क्लियर है ये? उसमें भी कुछ डालेंगे आप, जैसे मान लीजिए आप इंक डाल दिए पानी में, तो धीरे धीरे वो भी फैलेगा। लेकिन क्यों फैलता है? क्योंकि इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस। लेकिन वही आप सॉलिड चीज पे है तो वो इंटरमिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्पेस क्या है, ना के बराबर। बुझे बातों को? क्लियर है ये? तो फर्क कहां है सॉलिड लिक्विड गैस का? बीच के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का प्लस इंटरमोलिकुलर फोर्स का भी। यहां आपस में अगर ये चिपके हुए हैं, कौन, वाटर के मोलिक्यूल एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर ज्यादा है तभी तो आपस में चिपके हुए हैं, यहां पर कम है तभी तो डिस्टेंस पे है। यहां और ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसका मतलब यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट चुका है, कम हो गया है। बातों को समझ रहे हैं? यहां पर क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां पर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम। फिर इसकी बात करेंगे हम, तो यहां पर क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ चुका है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुका है। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछे। कोई डाउट? ठीक। अगर हम चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो ये गैस के पार्टिकल्स हैं और हमने यहां एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? पिस्टन। और इस कंटेनर में, क्लोज कंटेनर है, इसमें गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। आप चाह रहे हैं गैस से हम लिक्विड बनाएं। क्या बनाएं? लिक्विड। एक तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर कम करते गए, टेम्परेचर कम करते गए, तो टेम्परेचर का भी हम रिलेट करेंगे, टेम्परेचर का इससे क्या कनेक्शन है, या तो टेम्परेचर से ये हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। या फिर अगर आपने इस पे पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन है, क्या है ये? मूवेबल पिस्टन है। सोचिए, अगर आपने इस पिस्टन को प्रेस करना शुरू किया, क्या शुरू, दबाना, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये धीरे धीरे क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। आएंगे ना क्लोज? क्लोज आएंगे तो क्या ये गैस के पार्टिकल्स धीरे धीरे जब क्लोज आएंगे तो ये लिक्विड की तरफ मूव नहीं करेंगे? लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है, चीजें पास होती हैं, पार्टिकल्स पास में होता है। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करिएगा, अभी गैस के पार्टिकल्स दूरी दूरी पे हैं, आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन को यहां लेके आ गए, तो अब ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास नहीं आ गए, तो क्या इससे हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस नहीं कर सकते हैं? तो प्रेशर अप्लाई करके आप गैस को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड। आप देखते होंगे, सुनते होंगे सीएनजी गैस, सुनते होंगे, तो वहां क्या है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी गैस, कौन बताएगा? ये तो सुने होंगे ना सीएनजी गैस, सीएनजी सिलेंडर सुने होंगे। हाँ, कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस्ड का मतलब क्या है? प्रेशर देके उसको कंप्रेस किया गया है। समझ रहे हो? उस गैस को क्या किया गया है, एक छोटे से कंटेनर में गैस को प्रेस करके एक तरह से लिक्विफिकेशन कर दिया गया है। बुझे बातों को? क्लियर है ये?
कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, अब टेम्परेचर का क्या रोल है? प्रेशर का रोल समझ में आया? क्लियर है ये? अगर ये गैस के पार्टिकल्स दूर हैं, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। क्लोज आएंगे तो वो किसकी तरह बिहेव होने लगेगा? पहले अरे गैस में पार्टिकल्स दूर थे, पास आएंगे तो किसकी तरह हो जाएगा? वो लिक्विड की तरह हो जाएगा ना। क्लियर है ये? तो प्रेशर एक फैक्टर है जिससे आप फेज चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फेज चेंज कर सकते हैं। गैस से आप सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, ये जो फेज चेंज हो रहा है इसमें एक फैक्टर कौन सा आ गया? प्रेशर का। समझ रहे हो? आप अप्लाई, बाय अप्लाइंग प्रेशर यू कैन कन्वर्ट गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। समझ रहे हो? क्लियर है ये? अब एक तो फैक्टर ये हो गया, दूसरा यहां लिख देता हूं मैं, दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है? अगर मैं बोलूं कि आपको, इसको मैं आप सॉलिड लिक्विड डालिए, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में एग्जांपल डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है क्या? आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो आप सॉलिड डालिए, उसमें थोड़ा सा आप ये बनाइए कि हाँ मॉलिक्यूल्स क्या है, पास में है। फिर लिक्विड बनाइए, मॉलिक्यूल्स को थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाइए, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को। गैस को और क्या करिए? दूरी दूरी पे करिए। इस तरह के बनाइए आप। अच्छा, आपको ये बात बता दूं, जो भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, ठीक है, उसके पास एक मोशन होता है। वो जैसे अगर ये सॉलिड है, ये क्योंकि ये पास में है, ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, ये फिर भी अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? वाइब्रेट। अगर ये बेंच जिस पे आप बैठे हैं ना, आपको लग रहा है कि सारी चीज इस पे फिक्स है, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल लेवल पे गए, एटम्स के लेवल पे गए, तो वो आपस में क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं। इसके पास अब एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के पास क्या है? इसके पास डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो इसके पास अगर हम बोलें तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? हाफ mv² होता है। यहां v क्या है? वेलोसिटी। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर। सपोज आइस है, आइस हमारा सॉलिड, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्लियर है ये? टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा? आपका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। मास तो फिक्स है,
हर मॉलिक्यूल के लिए। तो क्या बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ेगा। ज्यादा वेलोसिटी होगा, ज्यादा वाइब्रेशनल मोशन आएगा, तो ये क्या होगा? चीजें क्या होंगी? दूर होंगी। होंगे कि नहीं होंगे? तो जिसके कारण से आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? आइस को आपने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर का मतलब क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उसका क्या बढ़ा? वेलोसिटी बढ़ा, उसका मोशन बढ़ा। तो क्या होगा? वो चीजें क्या होगा? दूरी पे जाएगा। तो दूरी पे चला गया तो क्या बोले? लिक्विड हो गया वो। और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो और उसके पास मोशन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या होगा? और उससे दूर जाएगा, एक दूसरे के कंपेयर में और दूर जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? इसलिए तो अगर आप पानी को आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? उसको फ्रिज में डालते हैं। फ्रिज करता क्या है? उसका टेम्परेचर लो करता है। टेम्परेचर अगर लो करेगा तो इसके पास क्या होगा? टेम्परेचर अगर लो करेगा, ठीक है, एक बात जान लो, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है। हर चीजें एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, हर चीजें एक दूसरे को खींचती हैं, ठीक है। लेकिन वो अब मैं क्यों नहीं खींच पा रहा हूं मोबाइल को? क्योंकि आप पढ़ेंगे, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r², ठीक है। तो यहां पर मास, कोई भी मास हो, एक दूसरे पे फोर्स लगाए। समझ रहे हो बातों को? लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है आप पढ़ेंगे, ये कुछ 10⁻⁻ समथिंग आएगा, जिसके कारण ये फोर्स कम हो जाता है, जो फोर्स हमको सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन वही अगर अर्थ की बात करें तो उसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाली वैल्यू आपको सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा? आपको चीजें दिखेगी कि हाँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से चिपक रही चीजें धरती की ओर आ रही हैं। चलिए अब उतना डिटेल में नहीं जा रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि आइस है, टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो क्या बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो उसका वेलोसिटी बढ़ा, जिसके कारण से चीजें और दूर जाएंगे। चीजें दूर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो लिक्विड हो जाएगा। इसी का टेम्परेचर अगर लो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे तो वेलोसिटी कम हो गया, इसके पास मोशन कम हो गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे डोमिनेट कर जाएगा, तो चीजें पास हो जाएंगी, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बताया? एक्सप्लेन करो एक बार। क्यों टेम्परेचर घटाने पे लिक्विड से सॉलिड हो गया? While becomes less? हाँ, वेरी गुड। तो अगर टेम्परेचर इसका हम फिर से बढ़ाएंगे तो किधर चला जाएगा? ये गैस की तरफ। ये बात क्लियर है? ये पक्का? तो टेम्परेचर और प्रेशर, जिससे आप क्या कर सकते हैं? फेज चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फेज चेंज। क्लियर है ये? ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्जन हो तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? मेल्टिंग।
और जब लिक्विड टू गैस सॉरी सॉलिड हो, जब आप पानी से आइस बनाते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ना, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको? फ्रीजिंग। जब सॉलिड से कन्वर्जन हो किसमें? लिक्विड में, तो क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा प्रोसेस? फ्रीजिंग। लिक्विड टू गैस जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा? सोचिए जरा, बताइए, पढ़े हैं आप 9th में। इवेपोरेशन पढ़े हैं? पढ़े हैं। और जब गैस टू लिक्विड जाएंगे तो सोचिए, बताइए। और इसका भी दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट हम जब इसमें आएंगे तो क्या कहलाएगा, बताइए, सोचिए। ये सारे 9th की चीजें हैं। सॉलिड टू गैस, वेरी गुड। और गैस टू डायरेक्ट सॉलिड, अच्छा ये भी बताइए, ये किसका है? ये क्या कहलाएगा? गैस टू लिक्विड। कंडेंसेशन। याद आया? हाँ, क्या कहलाएगा? और इसको बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? डिपोजिशन। तो ये चार्ट बनाइए। अभी मैं आपको कुछ नहीं, जब 9th की ही चीजें बता रहा हूं। इसको आप एनसीईआरटी में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से 9th की चीजों को रिवाइज करते हैं। क्लियर है ये 9th 10th की चीजों को? ये है ये। ये आपको याद रखने हैं, याद रहेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप याद करिए, आप इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ये तो आप डे टू डे लाइफ में, वैसे तो हर एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आइस है, आइस है ना। आइस जब मेल्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? वाटर हो जाता है। आइस को जब आप वाटर को जब फ्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है? आइस हो जाता है। आइस कौन से फेज में है? सॉलिड फेज में। इवेपरेशन, आप वाटर का, अभी गर्मी का मौसम है,
आप पानी कहीं ओपन कंटेनर में रख दीजिए, किसी बर्तन में रख दीजिए, देखिएगा धीरे धीरे पानी, रूम में पानी गिर जाता है तो धीरे धीरे सूख जाता है ना, वो क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में हो गया। कंडेंसेशन का एग्जांपल कैसे, आप याद करिए, आप जब भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेके आते हैं, घर पे लेके आए, फ्रिज से बोतल निकाले कोल्ड ड्रिंक का, एकदम चिल्ड है, ठंडा है, टेम्परेचर कम है, तो जब आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेके आए, कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेके आए, ठीक है, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, ग्लास में आप डालें सपोज, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक है, उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, तो यहां पर क्या है, क्या बोतल के सराउंडिंग में एयर नहीं है, क्या एयर है, तो एयर क्या है, गैस है, गैस है, और यहां क्या है, लिक्विड है, जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जब ये एयर इस कंटेनर के, जो भी इसके सराउंडिंग में है, इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर लो हो रहा है, टेम्परेचर जब लो होगा तो ये गैस धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस धीरे धीरे किस में जाएगा, लिक्विड की तरफ जाएगा। अभी बताया ना टेम्परेचर रोल अदा करता है किसमें, फेज चेंज में। आप लिक्विड से गैस, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, लिक्विड टू गैस हो जाएगा, टेम्परेचर घटा दिया तो गैस से वापस किस में हो जाएगा, लिक्विड में। तो जब ये कम टेम्परेचर वाला इस एयर के कांटेक्ट में आया तो इसके भी टेम्परेचर को थोड़ा कम करेगा, तो अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये गैस किस में कन्वर्ट होगा। तो आप गौर करिएगा, जब आप ग्लास में कोल्ड ड्रिंक रखे होंगे तो उसके ग्लास के ऊपर पानी की लेयर आ जाती है ना, गौर किए होंगे, पानी की लेयर आ जाती है, तो वो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। क्लियर है। तो आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल रखे हैं, देखिएगा कोल्ड ड्रिंक के बोतल के चारों तरफ पानी आ चुका है, तो पानी कहां से आया, क्या ये पानी इधर से आके इस पे गया, बोतल बंद रहेगा तब भी चारों तरफ पानी आ जाए। तो वो एक्चुअली किया क्या है, एक्चुअली वो किया क्या है कि वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को लो किया है, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उसके टेम्परेचर कम हुए हैं, जिसके कारण से वो गैस किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, जो आपको दिखता है बोतल के चारों तरफ। क्योंकि हमारे एयर में वेपर भी तो है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल के वेपर भी तो है, एयर में तो है ही, तो उसको ठंडा किया जब, तो वो गैस था, डिस्टेंस ज्यादा था उनके बीच में, जब ठंडा किया तो क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हुआ, क्लोज आए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, जिसके कारण से आप बोतल के चारों तरफ क्या पाते हैं, पानी पाते हैं। वही फिर धीरे 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 जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगेगा, धीरे धीरे पानी गायब होने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर बढ़ा, अब बढ़ा तो वापस से ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस, तो पानी गायब हो जाएगा। क्लियर है ये किसका एग्जाम्पल है, कोल्ड ड्रिंक के बोतल के, ठंडे कोल्ड ड्रिंक के बोतल की तरफ जो पानी घिरे हुए हैं, किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन। क्लियर है ये। उसी तरह सॉलिड टू गैस, अगर हम बिना इस फेज में गए, लिक्विड फेज में गए, डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस में, सॉलिड को गैस में, तो वो क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे बाथरूम वगैरह में एयर फ्रेशनर रखा जाता है एक सॉलिड वाला, देखे हैं टॉयलेट रूम वगैरह में, कार वगैरह में, तो एयर फ्रेशनर जो होता है, और इसको समझे, जैसे ड्राई आइस किसको बोलते हैं, जो हमारा CO2 है सॉलिड, उसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। तो ये जब ड्राई आइस ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, सीधे किसमें चला जाएगा, CO2 गैस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन। आप जो वही मैं चर्चा कर रहा था, जो एयर फ्रेशनर सब है सॉलिड वाले, वो क्या पहले लिक्विड में चेंज होता है फिर एयर गैस में कन्वर्ट होता है, नहीं, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है,
गैस में, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। डिपोजिशन, जो हमारे वो आप देखे होंगे कि डायरेक्ट जहां पे सर्दियां खूब पड़ती है, जो एयर के वाटर के जो वेपर पार्टिकल है वो पत्तों पे जम जाते हैं, देखे हैं? जहां पर एकदम ठंड पड़ता है, फिल्मों विल्मों में देखे होंगे, जम जाता है, वो डायरेक्ट किस में हो जाता है? डिपोजिशन। क्लियर है ये? सब्लिमेशन समझ में आया? ड्राई आइस जो है आपका अच्छा एग्जांपल है, ये सॉलिड फेज में रहेगा तो इसको ड्राई आइस बोलेंगे। ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 गैस में। तो ये एग्जांपल किसका है? सब्लिमेशन। याद रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर से हम फेज चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये ध्यान में दिमाग में बिठा लेना है कि प्रेशर और टेम्परेचर एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करता है, किसमें? फेज चेंज में। क्लियर है? ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे चीजें दूर जाएंगी। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फेज में। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ ले। ठीक। थोड़ा 9th का थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, या एनसीईआरटी खरीदे हो 11th का? एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो पढ़ लेना, एक बार रीडिंग मार लेना है। ठीक है? कहां तक जाना है? स्टेट्स ऑफ मैटर वाले। ठीक है? उसमें जो क्वेश्चन होगा ना वो वाला। मैं एक सवाल देके छोड़ता हूँ। ठीक है? आप सवाल लिखिए, घर से बना के लाइएगा।